देखिए मुकंजी, इस देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट के दो जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जस्टिस हैं, उनकी दो बेंच ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। जी। उन्होंने एक तरफ ना केवल पवन खेड़ा के लिए परेशानी ही नहीं, उनको जेल में भेजने की तैयारी कर दी है। और शायद अब बेल लेने में भी उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो उनके कमेंट्स हैं उनके जो जस्टिस के, वो बड़े चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने किस आधार पर उनको बेल दे दी। जी बिल्कुल। एक आदमी के 10 जगह यदि मकान हिंदुस्तान के ऊपर है तो कहीं भी जाकर वो हाई कोर्ट जाकर बेल ले सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम्म। पवन खेड़ा का खुद का मकान निजामुद्दीन दिल्ली के अंदर है। उन्होंने वहां से भागकर, चूंकि वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उनको लगा कि शायद वहां कुछ बचाव हो जाएगा। वहां जुडिशरी पर कुछ प्रेशर बनाकर कुछ और किस बड़े बड़े बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़े कर कर आप देखे ना, कितने बड़े बड़े एडवोकेट्स उनके लिए वहां पर हवाई जहाज पकड़कर वहां अपियर हुए और काफी हद तक रिलीफ भी लेकर आए। अब वो रिलीफ कैसे मैनेज किया, यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी। उनका जुडिक्शन ही नहीं था कि अपनी जुडिक्शन से बियॉन्ड जाकर उन्होंने 1 वीक का ट्रांजिट रिमांड उनको दे दिया। तो ये तो एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, कोई भी हम्म। आदमी भाग जाएगा, क्योंकि बड़े रसूखदार लोग हैं। 10 प्रॉपर्टी 50 प्रॉपर्टी हर स्टेट में बना सकते हैं, तो कहीं भी कोई ऐसा मामला फंसेगा तो बेल ले आएंगे। परंतु अब जो, चूंकि हिम्मत बिश्वा ने कहा था कि मैं पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, तो शायद अब वो पेड़ा बनने का समय आ गया है, क्योंकि अब उनको गुवाहाटी कोर्ट के अंदर या थाने के अंदर आसाम पुलिस की जो एसआईटी बनी हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी ही होगी। और हम्म। ज्वाइन करने का मतलब अरेस्ट, सीधा सीधा उसका मतलब अरेस्ट है। वो कोई ऐसा चाय या कॉफी पिलाकर तो विदा करने के लिए आए नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट तक आसाम गवर्नमेंट गई है, तेलंगाना में ढूंढ रही है। निजामुद्दीन में उनके घर की सर्च ली गई है, तमाम डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप और तमाम डिजिटल चीजें उनकी कब्जे में ली गई हैं। और इस वजह से तमाम चीजें बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अपने आदेश के अंदर दिया, पढ़े वर्बैटम, तो बिल्कुल हम्म। ये लग रहा है कि एक तरह से उनको क्लीन चिट दे दी है कि अब आप इस आदमी को अरेस्ट करके जेल में डाल सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, जो भी इन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए हैं। और सबसे खतरनाक जो स्थिति होने वाली है, वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। अब जो ये डॉक्यूमेंट्स प्रिक्योर किए गए, हेमंत बिश्वा का मैंने भी एक सुना था, उन्होंने कहा कि ये सीधा सीधा राहुल गांधी से कनेक्ट होता है। राहुल बाबा ने उनको डॉक्यूमेंट दिए कि जाइए चौड़े होके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए गुवाहाटी के अंदर, हम्म। और देखिए पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचेगा और ये गवर्नमेंट जाने वाली है। ये गवर्नमेंट इसी बिना पर चली जाएगी और चलिए इनका विजय जी। कोई जीरो हाशिए पर आ जाएगी। विजय जी भी तो हमारे इसका साथ है। हशर आपने देख लिया। बिल्कुल सर, विजय कौशिक जी भी हमारे साथ है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। विजय जी, ये क्या हुआ? 5 दिन पहले ही खबर आई थी आपके नेता के लिए, पवन खेड़ा जी के लिए। आपके साथ भी हमने बात की थी, समझने की कोशिश की थी कि कैसे ये आपके लिए जीत है तेलंगाना हाई कोर्ट से। और अब तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को ही कह सकते हैं आप, आदेश को स्टे लगाने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। उनका कहना है कि अगर गुवाहाटी में आपके ऊपर केस दर्ज हुआ, असम में एफआईआर हुई मानहानि जालसाजी को लेकर, तो आप वहां पर जाकर अपनी अपील क्यों नहीं करते? तेलंगाना हाई कोर्ट का क्या हक बनता है, वो क्यों इसमें दखल दे? अब आगे आपका क्या प्लान है? सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद क्या करेंगे? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और इसके खिलाफ जो भी कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकेगी हम्म। वो हमारी पार्टी पवन खेड़ा के लिए लड़ेगी। क्योंकि पवन खेड़ा का जो बयान था वो सही मायने में, तो जब हमारा कोई प्रवक्ता सरकार के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जी। आरोप लगाता है तो उसके सबूत उसे खुद ही जुटाने होते हैं। कभी भी ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है कि पार्टी सबूत जुटाए। या जैसा कि अभी मैं देख रहा था कि भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जी ने पेपर दिए कथित रूप से और कहा कि जाओ सरकार को गिरा दो या सरकार के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा कर दो। हमारी पार्टी सिद्धांतवादी पार्टी है, हम कभी ऐसा नहीं करते। रही बात पवन खेड़ा के जेल जाने की बात, हम्म। तो भाई हेमंत विश्व शर्मा को खुली छूट है कि आप जो कर सकते हो कर लीजिए, जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लीजिए। क्योंकि आपकी बातें तो यही इशारा कर रही हैं कि आप राजनीतिक दुश्मनी का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना सकते हो आप। आपने खुद ही कहा है कि भाई पवन खेड़ा पकड़ में आएगा तो उसका हम्म। पवन पेड़ा बना देंगे। सर, तो आपसे ये जो समझना रंजिश ये की, भी चाहेंगे कि पवन खेड़ा जी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में आज पूरी चर्चा का विषय रहा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी जो पक्ष रखा, जो मैंने सवाल भी किया सीधे तौर पर आपसे कि ये जो तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्होंने राहत लेने की बात की, वो आसाम में क्यों नहीं उन्होंने इस तरह की दलीलें पेश की, जो कि अब उन्हें करनी होगी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद? ये बात तो सुप्रीम कोर्ट को तय करनी है।
कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक तरीके से जुल्म किया है, अन्याय किया है या कानून व्यवस्था की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है और ये हाई कोर्ट का हक नहीं था, तो उन परिस्थितियों में उन जजों के खिलाफ और उस पूरे सिस्टम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। हमने कब रोका है? जहां तक उनके वहां पर बेल एप्लीकेशन लगाने की बात है तो मैं स्पष्ट कर दूं, पूरा देश जानता है कि इस बार जो तेलंगाना में चुनाव हुए थे वहां से पवन खेड़ा की धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा था, तो हो सकता है कि उन्होंने अपना वोट वहां ट्रांसफर करा लिया हो, अपना एड्रेस पहले ही वहां ट्रांसफर करा लिया हो, जिसकी वजह से जो अपनी है वो वहां पर लगाई। तो ये पवन खेड़ा केवल रिलीफ पाने के लिए वहां पर ऐसा कर दिया। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट को अगर अपनी हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट ने भ्रष्ट होकर ये फैसला दिया है, तो हाई कोर्ट के ऊपर कार्रवाई करे। उसमें पवन खेड़ा का क्या रोल है? पवन खेड़ा तो भाई देखिए, जो उनके पास डॉक्यूमेंट थे लगाए होंगे ना उन्होंने, भाई जब हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका दायर की तो लगाया होगा ना अपनी रेजिडेंस का कोई प्रूफ जी। तो अगर प्रूफ लगाया है तो पवन खेड़ा कहां से गलत हो गए? और सबूत नहीं लगाया था अपने रिहाइश का, तो फिर तो हाई कोर्ट ने उसको एंटरटेन क्यों किया उस याचिका को? तो पवन खेड़ा ने जो काम किया वो न्याय के सिद्धांतों के तहत किया, क्योंकि वो खुद वकील हैं, उन्हें खूब अच्छी तरह मालूम है कि अगर गलत वो बात कोर्ट के सामने रखेंगे तो उसका परिणाम उन्हें भुगतना होगा। आगे का प्लान सर समझना चाहेंगे आपसे कि अदालत ने जो कहा है कि अग्रिम जमानत अगर वो चाहते हैं तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का रुख करें, तो क्या हम आगे अगले कुछ दिनों में देख पाएंगे कि पवन खेड़ा गुवाहाटी हाई कोर्ट में नजर आएंगे और वहां अपनी दलीलें पेश करें? बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है या तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आगे जाएंगे या फिर हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि पवन खेड़ा को न्याय मिलेगा, क्योंकि जब भाजपा के नेता हमारे नेताओं के खिलाफ तमाम तरह के झूठे भ्रामक दावे करते हैं तब उनके खिलाफ तो इस तरह के मुकदमे दर्ज नहीं होते। और ये राजनीतिक रैंक का मामला है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले आंदोलन की जेल पे हैं, अगर जेल में भी रहेंगे तब पर पड़ने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम भाजपा सरकार को बेनकाब करने का काम करते रहेंगे। चलिए सर, वो तो देखेंगे सर चुनाव के बाद भी। चलिए, एक ताज़ा बयान हमारे पास यहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा का आ रहा है, वो बयान आपको सुनाते हैं। उसके ठीक बाद चलेंगे आलोक जी के पास। आलोक जी भी हमारे साथ कुछ इनसाइट शेयर करेंगे कि इस नए झटके के बाद क्या करेगी कांग्रेस। पहले वो भाषण सुन लेते हैं, वो बयान सुन लेते हैं। हिमंता इस अपडेट के बाद क्या कह रहे हैं? सर, आप नेता ईडी का रेड हुआ है चंडीगढ़ में, तो उस समय कहा मेरा मैं अपना पूरा मैं आया छोटा प्रदेश से, ये दुनिया का खबर मेरा पास कैसे रहेगा? हाँ, नहीं, खाली दर्शन करना है, गुवाहाटी लौटना। काल से मेरा सभा है, आज महाप्रभु का दर्शन लेना है और वहाँ पास गुवाहाटी। चलिए, आगे आपको वो पूरा बयान, वो पूरा भाषण सुनाएंगे। आलोक जी से ले लेते हैं जानकारी। आलोक सर, 10 अप्रैल को हम लोग साथ थे, हम लाइव शो में जानकारी ले रहे थे, बात करने की कोशिश भी कर रहे थे कि आखिर आगे वाले दिनों में क्या होने वाला है। 1 हफ्ते का वक्त तेलंगाना हाईकोर्ट ने जरूर दिया था, लेकिन वो 1 हफ्ता अभी पूरा नहीं हुआ, 2 दिन बचे ही थे कि 5वें दिन ही सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप अपनी अपील लेकर गुवाहाटी जाइए, आसाम जाइए, वहां पर आप पर केस हुआ था, वहीं पर फैसला कीजिए। तो कैसे देख रहे हैं सर इस माजरे को? अब अगला कदम क्या हो सकता है कांग्रेस का? क्योंकि ये जो संकट के बादल है इन पर भी खत्म नहीं होने वाले। जिस जनता की न्याय, जिस जनता के पैसों को बचाने की बात, जिस भ्रष्ट आरोपों के साथ ये लड़ाई की शुरुआत हुई थी, वो तो कहीं खोता नजर आ रहा है। अभी विजय जी भी बता रहे थे कि न्याय मिलेगा पवन खेड़ा को, न्याय वो जनता को दिलाने जा रहे थे पवन खेड़ा, और खुद फंसते नजर आ रहे हैं। आगे क्या होगा कांग्रेस का सर प्लान? क्या करना चाहिए, या फिर अब हिमंता के लिए ये विन विन वाली सिचुएशन है? मुकुंद जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, से भी, वेद प्रकाश जी से भी और कांग्रेस प्रवक्ता से भी, कि क्या जो आरोप
पवन खेड़ा जी ने लगाए हैं वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाए हैं या कोई उसका लीगल पहलू भी है उनके साथ? हैज ही फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड जिसके बारे में ही बोल रहे हैं? जी, आपको कोई जानकारी है कि क्या इन्होंने कोई केस किया है? आलोक जी का जवाब या दीजिए। विजय जी को कोई जानकारी है? सुनिए, खेड़ा जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने जो बयान दिया, तथ्यों के साथ जो रखा, वो तथ्य उन्हें कहाँ से मिले होंगे और उसके आधार पर उन्होंने बात की। राजनीति में एक बात आम है और उन्होंने जाहिर सी बात है कि कानूनी आधार पर ही अपना पक्ष रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबूतों के साथ। नहीं, डेफिनेटली उन्होंने कोई केस किया है मिसेज हेमंता पर या नहीं? नहीं, इसमें केस करने की बात होती, क्योंकि खुद राहुल गांधी जी ने भी जब कई मुद्दे उठाए चुनाव आयोग के खिलाफ, तो चलिए, मतलब वर्बल एक आरोप प्रत्यारोप का ये पूरा दौर है आप आलोक जी। वर्बल एक्यूजिशन पे जबकि इतने बड़े आरोप लगाए हैं इन्होंने और उसको ये कोर्ट में नहीं ले गए हैं, तो कैसे उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? मान लीजिए मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का के बोलूं कि मुकुंद जी ने 5 लाख करोड़ की चोरी कर ली है जी, तो उनके पीछे पुलिस थोड़ी दौड़ने लगी मेरे वक्तव्य से, या कानून के जजेस थोड़ी वहां पे पहुंचने लगेंगे? सर, मानहानि वाला मामला आलोक जी, मानहानि का भी जिक्र है ना इसमें कि उसके लिए मैंने कहा ना इसको किसी कोर्ट में तो ले जाना होगा ना। ये कोर्ट में नहीं ले गए हैं जी। इसके उलट मिसेज हेमंता ने इनके ऊपर केस कर दिया है जिसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई हो रही है, जिसके लिए ये बेल के लिए भागे फिर रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको उसके ऊपर तमाचा जड़ दिया कि नहीं, मामला गुवाहाटी का है, आप गुवाहाटी में ही जाके इसका निराकरण करो जी। लेकिन इन्होंने जो अगर केस किया होता अपने सबूतों के साथ मिसेज हेमंता पर, तो वेद भूषण भी इस पे ऊपर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे, तो वहां की भी पुलिस मिसेज हेमंता के पीछे पड़ी होती, और नहीं पड़ी होती तो देश के लोग देखते कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। लेकिन अभी तक ना आप बता सके न वेद भूषण जी के पास इसका कोई प्रमाण है, और विजय कौशिक जी ने तो इससे कन्नी काट लिया कि उन्होंने कोई केस किया है या नहीं किया है। अगर केस नहीं किया है तो बातें हवा में है इनकी, जिसको उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है, जिसके ऊपर पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करेगी, और अगर इनके पास ठोस सबूत है तो इनको पेश करने पड़ेंगे, नहीं है तो इनको उसका भुगतना पड़ेगा सजा। बिल्कुल आलोक जी, वो आरोप भी एक बार सुन लेते हैं। मैं यही जान पा रहा हूँ। हाँ जी, वो आरोप भी सुन लेते हैं जिन आरोपों पर ये पूरा माजरा चल रहा है, और आलोक जी भी समझना चाहते हैं। आरोप तो 10 तारीख को भी सुन लिए थे, आज भी सुन रहे हैं, लेकिन टू कैरी इट फॉरवर्ड लीगली, क्या इन्होंने उस पर केस किया है इनके ऊपर? विजय जी तो साहब मना कर रहे हैं ना सर, वो तो मना कर रहे हैं ना कि वर्बली आरोप प्रत्यारोप है, कि जैसे कि राहुल गांधी लगातार कहते रहते हैं कि असम के सीएम भ्रष्ट सीएम है, और वही अब हमारे नेता कह रहे हैं। वर्बली आरोप का कोई औचित्य होता है? चलिए सर, वो कानून के बारे में अच्छा समझा सकते हैं हमें वेद भूषण जी समझ सकते हैं। सर वेद भूषण जी मुझे बताएं, मैंने कह दिया कि वेद भूषण जी ने भारत सरकार का 10 लाख करोड़ गबन कर दिया है, तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी मेरे कथन से? आई वॉन्ट टू नो दिस, बिकॉज मैं इसके ऊपर उतना ज्ञान नहीं रखता हूं। बिल्कुल वेद जी से जानेंगे। वेद जी, ये पूरा माजरा कैसे देख पा रहे हैं आप? विजय जी का कहना है कि वर्बली ही चल रहा होगा ये मामला, जैसे कि राहुल गांधी भी कहते हैं कि 15 साल जेल में डालेंगे क्योंकि आप भ्रष्ट हैं, वैसे ही पवन खेड़ा ने ये आरोप लगाए हैं। बेशक दस्तावेज लहराए हों, लेकिन वो वर्बल ही है, ऐसा इनकी जानकारी में है। हम इस जानकारी को और पुख्ता आपसे करना चाहेंगे कि ये कानूनी प्रक्रिया चलती कैसी है, और आगे कितना ये मामला और पेचीदा होगा। क्या सच में कोई केस बनता है फिर जब आप वर्बली डील करते हैं इस पूरे आरोपों को? मुकुंद जी, मैं बस साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। यदि उनकी बात में कोई सत्यता थी, उन्होंने 3 पासपोर्ट कहां से उनकी जानकारी में आए? क्या AI शॉप से बनाए गए? जो उनका दुबई का पासपोर्ट बताया गया है, क्योंकि दुबई के अंदर परमानेंट पासपोर्ट नहीं मिलता, वहां लिविंग पासपोर्ट मिलता है। तो इन्होंने कौन सी एजेंसी से वो पासपोर्ट की फोटो स्टेट या ब्लैक एंड व्हाइट, कलर्ड भी नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी ली? और दूसरा, एक आम आदमी पार्टी के जो नेता है केजरीवाल,
उनकी पार्टी का ही पवन खेड़ा ने उसी तरह से लाइन पर वो चल पड़े, एलिगेशन लगाना और भाग जाना, उसको सत्यता वत्यता से कोई घेरा नहीं। आपको याद होगा जब केजरीवाल सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था यदि सत्ता में आ गया तो शीला दीक्षित को नेक्स्ट अगले ही दिन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दूंगा। और उन्होंने बड़े बड़े नेता पर, गडकरी पर, कोई नेता ऐसा नहीं छोड़ा जिनके लिए उन्होंने कहा कि यदि मैं सीएम बन गया तो इन सबको जेल डाल दूंगा। और इन्होंने कोशिश भी की, इन्होंने दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच के अंदर रिलायंस के ऊपर एक केस डाल दिया जो कि डल ही नहीं सकता था। बाद में उस केस की बड़ी दुर्गति हुई, वो केस भी खत्म हो गया। तो ये एक वही पैटर्न जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल का था, पवन खेड़ा ने भी वही एलिगेशन का लगाना और भाग जाना वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। परंतु ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला, जी जी बोलिए, आप बात कंप्लीट कीजिए। जी, वो उसमें चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो 3 पासपोर्ट है उसमें एक एंटीगुआ बरबुडा का है, दूसरा इजिप्ट का है और तीसरा दुबई का है। तो तीनों पासपोर्ट्स की जानकारी उनको बतानी होगी। और हिंदुस्तान की कोई कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, कभी भी ये ऐसे ऑर्डर नहीं करते कि आपके खिलाफ एफआईआर है और आप एफआईआर की जानकारी और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि यदि ये मामला अब गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर जाएगा तो हाई कोर्ट उनको सीधे सीधे बेल देकर यह नहीं कह देगी कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करोगे, क्योंकि उनके खिलाफ 2 मामले हैं। एक तो सिविल मामला है, डिफेमेशन का केस डाला गया उनकी पत्नी ने कि मेरी जो इज्जत गई है, मेरे खिलाफ जो फॉल्स एलिगेशन लगाए गए हैं, मुझे उसका खर्जाना दिया जाए, डैमेजेस दिया जाए। दूसरा एक क्रिमिनल केस फोर्जरी का, जिसमें चीटिंग, फोर्जरी तमाम सेक्शंस लगी हुई हैं, जिसमें कम से कम सजा 10 साल है और नॉन बेलेबल है, उसमें जल्दी से कोर्ट्स बेल नहीं देती। तो मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि अब पवन खेड़ा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। यदि हाई कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए तो ये लगभग तय है कि उनको एसआईटी के सामने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी होगी और बताना होगा कि तमाम डॉक्यूमेंट्स कैसे उन्होंने प्रोक्योर किए थे। और कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट का मामला है तो वो उनके लिए और मुसीबत का सामना उनको करना पड़ सकता है। प्राइमा फेसाई ये कोई भी एक आम पुलिस वाला या एक आम जानकार या कोई भी वकील जिस तरह के एलिगेशन है उसमें बिल्कुल क्लियर बनता है कि इस तरह का एक ऑफेंस बनता है। यदि वो एलिगेशन सही निकलते हैं पवन खेड़ा के, तो पवन खेड़ा की पत्नी जो विश्व शर्मा उनकी पत्नी जो रेनिका भुइया है, उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, सीएम की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, परेशानी में आ सकते हैं। उल्टा यदि निकला तो उतनी ही ज्यादा पवन खेड़ा के लिए परेशानी पैदा हो सकती है, क्योंकि इतना टाइम अब आसाम पुलिस को मिल चुका है, दिल्ली कोई दूर नहीं, जब वो सर्च कर सकते हैं तो वहां की तमाम एम्बेसी से वो नोटिस देकर ये जानकारी ले चुके होंगे कि क्या वहां की गवर्नमेंट ने ये कोई पासपोर्ट जारी किए। ये पासपोर्ट कोई छोटा डॉक्यूमेंट नहीं होता कि जाए आप किसी भी आधार कार्ड या कहीं गली मोहल्ले में किसी स्टोर पर जाकर या कैफे पर जाकर बनवा लें या कोई नकली क्रिएट कर लें, क्योंकि एक राज्य का, किसी स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो इसलिए पासपोर्ट मिलना इतना आसान काम नहीं है जितना कि आम आदमी समझता है कि गए और 3 कंट्रीज का पासपोर्ट लेकर आ गए, क्योंकि तमाम प्रक्रियाएं वहां भी अडॉप्ट की जाती हैं, वहां भी वेरिफिकेशंस की जाती हैं पुलिस की कि ये जो जिस आदमी ने अप्लाई किया है तो वो पासपोर्ट लेने का हकदार है, क्या उसको पासपोर्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद में वहां की तमाम फैसिलिटीज, तमाम जितने भी प्रिविलेजेस हैं उस कंट्री के वो अवेल कर सकेंगे। तो प्राइमा फेसाई लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स फॉल्स हैं। अब वो कहां से प्रोक्योर किए गए हैं, राहुल गांधी ने दिए या किसी XYZ ने सड़क चलते आदमी ने उनको पकड़ा दिए कि जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिए। तो जिस जोर शोर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस गुवाहाटी में की, तो उतने जोर खरोश के साथ में यदि उतने कॉन्फिडेंट हैं तो क्यों पब्लिक में एक बार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं देते, क्यों जेल जाने से डरते हैं? पहले भी नेता, बड़े बड़े नेता जेल जा चुके हैं। यदि उनको सत्यता पर अपना यकीन है, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर शोर से दिखाए हैं वो बिल्कुल सत्य हैं और मैं उनके साथ अडिग हूं, खड़ा हुआ हूं, कोर्ट भी उनकी बात को मानेगी। यदि वो प्रूव कर पाए, बियॉन्ड डाउट यदि बता सके, तो कोर्ट उनकी हर बात को मानेगी, सुनेगी और उस पर सीएम के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, रेनिका भुइया के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है। ये कानून 2 धारी तलवार है, एक तरफ एक्यूज को मारती है, यदि एलिगेशन कंप्लेनेंट ने पास लगाए तो उसके कंधे पर भी तलवार लटकी होती है कि यदि उसके एलिगेशन फाल निकले तो उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा कानूनी मसला है, थोड़ा और इंतजार करते हैं हम और आप, फिर दोबारा इस पर डिबेट करेंगे जब हाई कोर्ट, अपना गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव पवन खेड़ा का।
होगा, क्या वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहेंगे, ये आने वाले समय में हम दोबारा बैठकर इस पर तमाम बिल्कुल। दो छोटे छोटे सवाल वेद जी मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे, जैसा कि आपने पवन खेड़ा जी के लिए बार बार जिक्र किया हमारे पिछले दोनों शो में भी कि अगर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं दस्तावेज अगर फर्जी निकलते हैं तो उन दस्तावेजों के जरिए ही उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है, नॉन बेलेबल होती है, गैर जमानती, वो सजा काट सकते हैं। हेमंता जी को लेकर क्या देख पा रहे हैं आप? अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है, जिन दस्तावेजों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पवन खेड़ा, तो हेमंता जी कितनी सजा काट सकते हैं? हेमंता जी के लिए कितनी जेल का प्रावधान हो, वो जुर्माने का प्रावधान हो? और इसके बाद एक बात जो चल रही है वो सोशल मीडिया हो, कई राजनीतिक जानकार भी कह रहे हैं, अभी हमारे शो में बात हो रही थी कि राहुल गांधी ने ही शायद ये दस्तावेज दिए हैं पवन खेड़ा को दिखाने के लिए, अपनी बात साबित करने के लिए। तो क्या राहुल पर भी संकट यहां मंडरा सकता है? देखिए, वत्स साहब ने बहुत ही अच्छी अहम बात की थी कि क्या पवन खेड़ा संतुष्ट हैं, तो उन्होंने वहां के थाने में या आसाम पुलिस में इसकी एक कंप्लेंट क्यों नहीं दी? केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जोर शोर से कर देना, किसी पर भी एलिगेशन, वाइल्ड एलिगेशन लगा देना। अब बताइए, अमेरिका में एक कंपनी ब्योमिंग नाम की कंपनी 52,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो दिखा रहे हैं, उसका सोर्स उनके पास क्या है? क्या 52,000 करोड़ की कंपनी उनकी पत्नी के नाम पर है? 52,000 करोड़ रुपए कैसे कहा है? यदि वो सत्यता में, पवन खेड़ा में सत्यता है, तो उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, रिंकी भुइयां भी जेल जा सकती हैं। ऐसा तो नहीं महिलाएं जेल नहीं गई हैं, और बड़े बड़े सीएम जेल गए हैं। हरियाणा के सीएम को सजा हुई, 10 साल की सजा हुई, उत्तर प्रदेश के, बिहार के सीएम को सजा हुई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े आदमी को सजा नहीं हो सकती। कानून है, सिस्टम है, बशर्ते आपको बियॉन्ड डाउट ये प्रूव करना होगा कि जितने भी एलिगेशंस लगाए गए बिल्कुल सत्य हैं, और आज की डेट में तमाम चीजें डिजिटल हैं। अब वो उन्होंने कैसे प्रोक्योर किए हैं, ये पवन खेड़ा अपनी इंट्रोगेशन में पुलिस को बताएंगे, और पुलिस के द्वारा जब चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी, हम सबको पता लगेगा कि जो इन्वेस्टिगेशन की क्लोजिंग हुई है वो किन ग्राउंड्स पर की गई है, क्या वो एक्यूज्ड है, क्या वो कंप्लेनेंट है, क्या वो दोबारा, अभी पवन खेड़ा के पास टाइम है, वो अभी भी जाकर, क्योंकि क्रिमिनल केस के अंदर कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है। पवन खेड़ा यदि सत्य है तो आज ही उनको आसाम पुलिस के पास में जाकर इनके खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट में प्रोविजन है कि आप हिंदुस्तान का पासपोर्ट रहते हुए दूसरे कंट्री का पासपोर्ट, और बल्कि 3-3 कंट्रीज का पासपोर्ट उनकी पत्नी रिटेन नहीं कर सकती है, तो उनकी भी मुसीबतें बढ़ती हैं। तो सत्य में जयते, सत्य की जीत हो जाएगी। यदि पवन खेड़ा सत्य है तो कोर्ट कहेगी कि हाँ, एलिगेशन सही पाए गए, उनकी पत्नी के खिलाफ भी वही एक्शन हो सकता है जो पवन खेड़ा पर इंतजार है। देखते हैं कि पवन खेड़ा वहां के किसी थाने में जाकर गुवाहाटी में कोई एफआईआर कराते हैं, या केवल हवाई उनकी कार्रवाई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जोर शोर से करना, भाग जाना, जो कि आम आदमी पार्टी का एक बहुत अच्छा उनके ऊपर एक इंपैक्ट आया है कि उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि उनके साथ ही रहे आम आदमी पार्टी। ठीक है, बिछड़ गए उनके साथ में, पर वो बहुत अच्छी सीख उनको देकर गए। अब वो सीख कितना काम आएगी ये तो वक्त बताएगा। बिल्कुल, राहुल वाला सवाल भी सर आपसे लेंगे, लेकिन आलोक जी तब से वेट कर रहे हैं। आलोक सर, आप कैसे देख पा रहे हैं, अगर जैसा कि हमारे शो में अभी बात चल रही थी, अगर ये दस्तावेज गलत साबित होते हैं पवन खेड़ा के, और राहुल गांधी का उसमें कहीं जिक्र आता है, बाद में कहीं से बात निकल कर आती है कि हमारे नेता ने ही ये दस्तावेज हमें दिए थे आगे के अपने आरोपों को प्रस्तुत करने के लिए, साबित करने के लिए, तो वहां से कांग्रेस के लिए सर कितनी संकट की ये घड़ी आ सकती है, क्या संभावनाएं देख पा रहे हैं? कांग्रेस, देखिए मुकुंद जी, कांग्रेस विगत कुछ वर्षों से बहुत सी एलिगेशन लगाती है जी नरेंद्र मोदी सरकार पर, एनडीए सरकार पर, लेकिन आज तक एक भी चीज वो सिद्ध नहीं कर पाई है, जिसके कारण उसको लगातार चुनाव में मुंह की खानी पड़ रही है। वो जब राफेल का मामला आया था, चौकीदार चोर है जी, उसके बाद नरेंद्र सरेंडर, तीसरी बार वोट चोर गद्दी छोड़, बिल्कुल, and none of them were proved in any court. तो इसका क्या दुर्गति हुआ चुनाव में, वो मैं आपसे बयान करने की मुझे जरूरत नहीं है। और अभी ठीक कहा वेद भूषण जी ने कि चाहे कोर्ट में मिसेज हेमंता पर प्रूव हो या पवन खेड़ा पर प्रूव हो, मिस डूइंग, गलत चीजें, तो जिसके ऊपर भी प्रूव होगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन मिसेज हेमंता ने तो केस कर दिया और गुहार लगाई है कोर्ट से कि प्लीज आप ये गलत है, आप मुझे इससे मानहानि का केस मेरा बनाइए और मुझको मानहानि दिलवाइए जी। उसके उलट पवन खेड़ा ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जहां तक अभी तक मेरी जानकारी में आया है जी। बट ही हैज नॉट फाइल्ड अ केस अगेंस्ट
मिसेज हेमंता। इनकी बातें तो अभी तक हवा हवाई है, तो इनको तो जाके वहां केस करना चाहिए, और नहीं तो इनके ऊपर केस हुआ है, उसके तहत इनकी गिरफ्तारी होगी, इनको अपने सबूत पेश करने होंगे। अगर वो सबूत सही पाए गए तो ये बरी हो जाएंगे, और नहीं तो ये जाएंगे जेल। जितना सजा है, जितना 10 साल का या जो भी है, ये तो लीगल मैटर है। ही विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। और ये जो बात है कि मुझे फलाने ने दिया, इस पर थोड़ी कोई मामला दर्ज हो जाएगा जी। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि फलाने ने मर्डर किया, और जब मेरे से पूछा जाएगा कोर्ट में तो मैं कह दूं मुकुंद जी ने मुझे कहा था, तो इससे थोड़ी मामला बन जाएगा। भाई कहा था तो उसका क्या प्रूफ है? फर्जी दस्तावेज बनाना सर, आलोक जी समझना चाहेंगे ये भी, क्योंकि लगातार वो चाहे फर्जी दस्तावेज, मान लीजिए फर्जी दस्तावेज, अभी 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि पवन खेड़ा के दस्तावेज सारे फर्जी हैं, हाँ जी, तब हाइपोथेटिकल, लेकिन राहुल गांधी ने दिए, इसका क्या सबूत है इनके पास कि राहुल गांधी ने दिए? कोर्ट तो सबूत पे चलेगा। बिल्कुल। आप अपने को अगर उससे बचाना चाहेंगे कि चलो जी मैंने तो उन्होंने कागज दिया, मैंने पेश कर दिया, उसका भी तो कोई प्रूफ मांगेगा। तो ये सब चीजें अभी तक जो कांग्रेस कर रही है, मैं नहीं कहता कि उनके पास जो तथ्य है वो गलत है, बिकॉज आई एम नोबडी, आई एम नॉट कोर्ट। बिल्कुल। तो मैं कौन होता हूं इसके ऊपर टिप्पणी करने वाला? मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि अगर उनके दस्तावेज सही हैं तो उनको सही चैनल में जाकर उसकी पुष्टि करवानी चाहिए। चलिए, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से ये मामला सिद्ध नहीं हो सकता है। चलिए, वो और उसके बाद जिस तरीके से ये भागे वहां से, हाँ, अरे देश के लिए शहीद होना पड़ता है, पार्टी के लिए भी शहीद होना पड़ता है, ये बात भारतीय जनता पार्टी से सीखें। वहां के लोग पार्टी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। ये अरेस्ट होते, उस पर भी हंगामा खड़ा होता, कांग्रेस के लोग जुलूस निकालते, कांग्रेस के लोग आसानी से तो नहीं बैठते अपने नेता के गिरफ्तारी के बाद वहां। आपने देखा था जब राहुल गांधी को बुलाए गए थे कोर्ट में नहीं, वो ऑफिस में ईडी के, तो सारे एमपी उनके परेड कर रहे थे उस रोड पर जी। तो इस तरीके से अगर बातें होती तो उसका एक स्वरूप निकलता और एक त्वरित कार्रवाई हो सकता है मिसेज हेमंता पर उलट वार हो जाती। लेकिन अभी तक तो एक तरफा नजर आ रहा है। और जहां भी ये जा रहे हैं, अरे 7 दिन का राहत कोई राहत होता है, पलक झपते 7 दिन निकल जाता है, वो भी अब 5 दिन हो गया। बिल्कुल। वो भी कोर्ट ने काट दिया। तो अभी तक तो ये भागते नजर आ रहे हैं, तो अंतोगत्वा इनको जाना तो पड़ेगा वहां। अगर कानूनन है चीजें तो ही विल हैव टू गो टू गुवाहाटी। जी, अब फैसले के बाद तो सर करना ही पड़ेगा। विज जी, अब आपसे समझना चाहेंगे पवन खेड़ा का जो वीडियो हैदराबाद से आया था, जहां उन्होंने कहा था कि हेमंता जी मैं डर नहीं रहा हूं, आप सोच रहे हैं कि मैं भाग गया हूं आसाम छोड़ के, मैं आसाम से नहीं भागा हूं, मैं दिल्ली से नहीं भागा हूं, लेकिन आपकी पुलिस को जरूर अवॉइड कर रहा हूं। सर, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? पुलिस अवॉइड करने के पीछे गिरफ्तारी से बचना चाहते थे? क्या उनको उस गैर जमानती आरोपों का, धाराओं का डर था, या कुछ और पार्टी का नया प्लान हो सकता है इसके पीछे? कानूनन रूप से हम समझना चाहेंगे कि गिरफ्तार होकर और गिरफ्तारी से बचकर कैसे कांग्रेस इस पूरे माजरे में, इस पूरे मामले में बचती नजर आती या खुद को जीत की तरह देखती? देखिए मुकुंद जी, ये जो ऑफेंस है अगेंस्ट स्टेट है, जो फोर्जरी की धारा जो अंग्रेज लोगों ने कानून बनाया था आईपीसी, जो भारतीय न्याय संहिता 2024 का रूप है, उसमें माना गया था यदि कोई भी आप फोर्स डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं वो स्टेट के खिलाफ एक ऑफेंस माना गया है, इसलिए उसको नॉन बेलेबल 10 साल की मिनिमम सजा का प्रावधान उसके अंदर रखा गया है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, उनको बुद्ध की शरण में गुवाहाटी में जाना ही होगा, उनकी जो एसआईटी है उसके सवालों का सामना करना होगा, सत्य और झूठ का फैसला वहां की अदालत है, तमाम सिस्टम मौजूद है। केजरीवाल अब नीचे की कोर्ट से अब हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, तमाम प्रक्रियाएं हैं, उसके लिए तमाम सिस्टम बने हुए हैं। केजरीवाल अपने आप को खुद डिफेंड कर रहे हैं बड़ी से बड़ी कोर्ट के अंदर, ठीक है, उनके साथ बहुत बड़े बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं, परंतु अब पवन खेड़ा को, जो कि बहुत आप बता भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर एडवोकेट है, लीगल चीज को समझते हैं, तो उन्होंने क्या आंख बंद करके वो डॉक्यूमेंट्स लिए और हवा में उड़ा दिए? तो वो जवाब तो उनको देना होगा।
आज नहीं तो कल कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी। उसको इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन करना ही होगा और बताना होगा कि जो उन्होंने तमाम एलिगेशन इंडिया से लेकर अमेरिका तक जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर उतना इन्वेस्टमेंट, तमाम प्रॉपर्टी, तमाम चीजें गिनवाई हैं कि उनकी सत्यता के पीछे कौन है, क्योंकि उनकी तमाम कॉल डिटेल्स भी खंगाली जाएंगी, उनकी जो लोकेशन है वो भी खंगाली जाएगी। क्या इस दौरान वो राहुल गांधी से किन किन लोगों से मिले, क्या उनके मेल में कोई इस तरह के मेल के द्वारा आए गए, किसके द्वारा मेल ये जनरेट किया गया है, तमाम चीजें एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है और बहुत ही सीरियस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, क्योंकि ये छोटे मोटे पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं है। कांग्रेस हिंदुस्तान की लार्जेस्ट पार्टी है, बीजेपी आज सुप्रीम पार्टी है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं जाकर सेटल होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इलेक्शन का दौर है, आसाम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, तेलंगाना, तमाम स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, ये उनको भी इंपैक्ट करेंगी। तो आने वाला समय एक बहुत क्रूशियल है दोनों पार्टीज के लिए। सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है। अब इस सत्यता को कौन जीत पाता है, असत्यता को कौन साबित कर सकता है, ये वक्त की कसौटी पर तय होगा। हम और आप केवल इस पर डिबेट कर सकते हैं, अदालतों के निर्णयों की एक विवेचना कर सकते हैं, तमाम जो इन्वेस्टिगेशंस की जो प्रक्रियाएं हैं उनको मैं और आप डिस्कस कर सकते हैं, कानूनी जो मामले हैं उनको जो है वकील और तमाम पार्टीज के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, पर वक्त ही तय करेगा कि कौन जीता इस तमाम प्रक्रिया के अंदर, कौन हारा। ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। ये समझना चाहेंगे सर थोड़ा सा हम आपसे कि ये जो इन्होंने अपनी दलीलें पेश की थी सर, असल में क्या अंतर क्या होता है, आखिर क्यों तेलंगाना उन्हें जाना पड़ा? आसाम में ही अगर ये जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करना होगा, गुवाहाटी में जाकर अपने सबूतों को सही साबित करना, या फिर आपने इसी तरह कोई भी जालसाजी का केस जबरदस्ती नहीं बनाया, ये बातें साबित करनी है, तो ये पहले ही सर गुवाहाटी में क्यों नहीं हो गया? तेलंगाना में कौन सा ऐसा मोक्ष द्वार था, ऐसा कौन सा सुरक्षित घेरा था जिस चक्कर में उन्हें जाना पड़ा पवन खेड़ा को? देखिए मुकद्दर जी, उन्होंने अपनी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ा ली हैं। एक तो मुसीबतें उनकी वहां पर एफआईआर उनके खिलाफ उनकी पत्नी ने कराई थी, रिंकी भैया ने। उन्होंने जो भागकर अपने आप को भागकर दौड़कर अंडरग्राउंड हो गए, दिल्ली में भी नहीं मिले, तेलंगाना पहुंच गए और वहां की हाई कोर्ट में किसी तरह से उन्होंने मैनेज कर लिया। कोर्ट ने मैनेज सबका तो इस्तेमाल नहीं किया, परंतु मैं चूंकि इंडिपेंडेंट आदमी हूं, मैंने जरूर इस बात पर कहता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें मैनेज की गई हैं, क्योंकि जो बड़े एडवोकेट्स हैं, मनु सिंह भी और तमाम बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं, वो एक्सपर्ट माने जाते हैं इस फील्ड के अंदर मैनेज करने के लिए। तो कुछ ना कुछ चीजें मैनेज की गई कि एक हफ्ते का इंटरिम ले लिया और फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट का तब तक हमें टाइम मिल जाएगा, हम वहां भी मैनेज कर लेंगे। परंतु दुर्भाग्य से वो मैनेज नहीं हो पाया। आसाम पुलिस दौड़कर सुप्रीम कोर्ट चलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी अदालत है, वहां के 2 जस्टिस ने उनको लताड़ मार दी तेलंगाना हाई कोर्ट को, और एक तरह से आसाम पुलिस को उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि गो अहेड इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो ये बड़ा एक अपने लिए एक पवन खेड़ा ने मुसीबत पैदा कर ली है। और चूंकि ये मामला जब ये कोर्ट में इनके लिए बेल के लिए जाएगा या गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाएगा या अरेस्ट हो जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं कि अरेस्ट होने का लाजमी है। यदि ये केस फाल्स है तो अरेस्ट तो उनकी होगी। अब कितने टाइम जेल में रहेंगे, कितने टाइम बेल मिलेगी, ये तमाम लीगल और कानूनी मसले हैं, परंतु लगभग अरेस्ट होना अब तय है। कब अरेस्ट होते हैं, कितने दिन बाद अरेस्ट होते हैं, कितने दिन तक वो अंडरग्राउंड रहकर भाग सकते हैं, बैटरी ऑफ लॉयर्स की मदद कर सकते हैं, ये पवन खेड़ा जब आएंगे, सरफेस होंगे, दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब उसके बाद पता लग पाएगा। परंतु ये जरूर है कि ये जो सारा भाग दौड़ हुई है, इससे इनको नुकसान ज्यादा होगा, फायदा नहीं होगा। मुकुंद जी, ओवर टू यू। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जब आलोक जी हमारे साथ हैं, तो अब आसाम चुनाव से जुड़ा हुआ पूरा मुद्दा है, तो वो भी समझने की कोशिश करते हैं। सर 9 अप्रैल का दिन जब मतदान हुए आसाम में और बम्पर मतदान हुए, और उसके बाद ये पूरा माजरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 9 अप्रैल से ठीक 2-3 दिन पहले 5 अप्रैल को ये आरोप लगाए थे पवन खेड़ा ने फर्जी दस्तावेज, फर्जी पासपोर्ट के। उसके बाद एफआईआर, मानहानि, जालसाजी का केस आया हेमंता जी उनकी मिसेस की ओर से। सर चुनाव कैसे प्रभावित होने वाला है इस पूरे आप कह सकते हैं उठापटक के बीच, सियासी तूफान के बीच? लग ऐसा रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम जरूर किया है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से 3 हफ्ते का वक्त दिया गया पवन खेड़ा जी को, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग वो चुनाव की जब मतगणना होगी उसके आसपास ये पूरी प्रक्रिया खत्म होने की कोशिश होगी। तो सर चुनाव कैसे प्रभावित होने वाला है? दोनों पक्षों को आप करीब से जानते हैं, दोनों पक्षों को सुनते हैं, तो किसके लिए सर भारी रहने वाला है चुनाव इस मुद्दे के इर्द गिर्द, या फिर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए मुकुंद भाई जी, देश की जनता बहुत प्रबुद्ध हो चुकी है और विकास के नाम पर अब वोट ज्यादा पड़ता है और लोग ये आंकते हैं कि किसकी रेजिम में, प्रदेश में या सेंटर में विकास हुआ है।
2 बार 3 बार रिपीट होना, 4 बार 5 बार रिपीट होना, ये मजाक नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी कितना हाई हो जाता है अगर आप 5वीं बार इलेक्ट हो रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने कुछ ऐसा किया होगा कि जनता अभी भी आपके साथ है जी। और इन चीजों को ऐन वक्त पे लाकर बम फोड़ना, ये भी एक इंगित करता है कि वाई एट दिस मोमेंट, इसी वक्त क्यों, पहले क्यों नहीं। तो मुझे नहीं लगता है अभी वाले चुनाव में, जो अभी असम में चुनाव है या हुआ है जी, उस पर इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, अगर इसमें मिसेज हेमंता पर प्रूव हो गया केस और सजा हो गई, इसका इम्पैक्ट इमीडिएट हेमंत बिश्व शर्मा के सीएम पद पर पड़ेगा। फिर चाहे अनचाहे इनको रिप्लेस होना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल जब तक ये मामला सब जुडिस है, इसका फैसला नहीं आ जाता और कौन इसमें दोषी सिद्ध होता है, तब तक ये अधर में लटका रहेगा मामला। डिबेट के लिए अच्छी टॉपिक मिल जाएंगी आप लोगों को भी, हम लोगों को भी, लेकिन आई डोंट थिंक इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट विकास के साथ खड़ा है और इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में असम में अद्भुत विकास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है। उसका एडवांटेज जरूर भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। ठीक है सर, एक बार फिर मुकुंद जी देखिए, मुकुंद जी मैं राजनीतिक आदमी तो नहीं हूँ और मैं तो एक सरकारी आदमी, रिटायर्ड आदमी, पर मैं इतना कैलकुलेट जरूर करता हूँ कि ये मिसफायर हुआ है कांग्रेस का, और कांग्रेस के हाथों जो बम चलाने की, फाड़ने की कोशिश की गई थी, मुझे लगता है कांग्रेस के हाथ खुद झुलस जाएंगे इसके अंदर। बाकी तो जब निर्णय आएगा, पब्लिक का निर्णय आएगा, वो तय करेंगे कौन सच था। परंतु इतना जरूर तय है कि मुझे लगता है कि मिसफायर हो गया है कांग्रेस से, और इनका नुकसान इस इलेक्शन में, आसाम के इलेक्शन में हो सकता है बहुत बड़ा, इनको डैमेज उठाना पड़े और इनके जो हसीन सपने हैं वो सपने बनकर रह जाए, और हो सकता है हेमंत बिश्वा वहां दोबारा रिपीट हो जाए। यदि हेमंत बिश्वा रिपीट हो गए तो इनकी मुसीबतें और मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो देखते हैं इलेक्शन का क्या रिजल्ट आता है। बिल्कुल, अलग जी से भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा वो भाषण जो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तेजी से सुना जा रहा है, वो लूज टॉक हेमंता बिस्वा शर्मा की, जिसमें कहा जा रहा था कि उन्होंने अपना आपा खोया, खड़गे को गाली तक दे दी है, पागल वागल कहा, पवन खेड़ा को लेकर कई ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो कि असंसदीय माने गए हैं। आप एक संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से बचें तो ज्यादा बेहतर है। मैं चाहूंगा वो भाषण भी हम सुन लें, उसके बाद आलोक जी के पास चलेंगे। मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं सही है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। तो आलोक जी, बैकफायर की बात कर रहे हैं वेद जी। सर, क्या सचमुच आपने बेशक कहा कि चुनाव पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरे मन में भी एक सवाल है और हमारे दर्शक भी बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस जिन आरोपों के साथ आई थी, बहुत मैं कहूँ मजबूती के साथ, कई मीडिया साथी वहां पर थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे थे, जो कि आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं इस पूरे आरोप के गेम के बीच में। तो वहां पर पूरे दमखम के साथ आपने बोला, दस्तावेज लहराए, लेकिन सर बात अभी तक कहीं साबित नहीं हो पाई है, और हेमंता शर्मा बहुत ज्यादा लोड भी नहीं ले रहे हैं कि हमें कुछ साबित करना है, बार बार मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई पेश कर रहे हो, या फिर उनकी पत्नी रिंकी भुइयां जी जो हैं वो कर रही हो। कांग्रेस सर करना क्या चाहती थी, हो क्या गया? और अभी हमारे साथ कांग्रेस के साथी विजय जी थे, वो भी कह रहे थे कि पवन जी को न्याय मिलेगा। कहां आप जनता को न्याय दिला रहे थे, कहां अपना न्याय ढूंढ रहे हैं? सर म्यूट है आप, आपकी आवाज नहीं आ रही। आलोक जी आप शायद म्यूट है, आपकी आवाज। हाँ नहीं, मैं म्यूट नहीं हूं। आवाज आ रही है, बस जी की आवाज आ रही है। देखिए, वेदभूषण जी राजनीतिक नहीं है, लेकिन हमारे आपके कंपनी में भी थोड़ा थोड़ा राजनीतिक भी हो गए हैं।
अभी इन्होंने कहा ना कि ये उल्टा पड़ गया है, ये राजनीतिक भाषा ही है और ये सही में उल्टा पड़ गया है जी। जो गए थे किसी को बांधने, वो खुद बंधे नजर आ रहे हैं या खुद बंधने की उनके ऊपर प्रक्रिया हो रही है, तो इसको उलट दांव ही तो कहेंगे ना। बिल्कुल। तो अभी तक तो ऐसा ही प्रतीत होता है, लेकिन क्योंकि मामला सब जुडिस हो गया है, इसलिए वी शुड वेट फॉर द आउटकम ऑफ द कोर्ट। उस पर पूरा भरोसा है अभी हम लोगों को। हाँ, इतना जरूर है कि सीनियर लीडर सीएम ऑफ असम, जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, पवन खेड़ा पेड़ा, मुझे लगता है वो थोड़ा गैर जिम्मेदाराना और थोड़ा मैच्योर्ड लैंग्वेज नहीं था। लेकिन आजकल के नेताओं का स्तर मौखिक रूप से तो बहुत गिर गया है। ये तो हमारा आप रोज देखते हैं किस किस तरीके के भाषा का प्रयोग करते हैं। पार्लियामेंट तक को नहीं छोड़ते, वहां भी अभद्र भाषा का खुलेआम प्रयोग होता है। So that is the deterioration of the society, so the deterioration of the man also. बस जी मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ, ये भी उसी पार्टी का हिस्सा है, कुछ ना कुछ तो असर तो रहेगा अपनी पार्टी का, पुरानी पार्टी का, आप ये माने ना माने, ये भी उन्होंने आप हंस रहे हैं मेरी बात को लेकर। अब भाई वो राहुल गांधी उनको कुत्ते का बिस्कुट ऑफर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो असर तो रहेगा। नहीं लगता है वेदभूषण जी, ये वॉशिंग मशीन में पूरी तरीके से नहीं धुल पाए थे, अभी धुले नहीं, असर रह गया थोड़ा था, इसलिए उन्होंने पवन खेड़ा और तमाम चीजें की। अभी एक दो स्नान और बाकी है अभी तो देखते हैं। बिल्कुल, जो क्योंकि उनकी भाषा, मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि एक इतने बड़े राजनीतिक नेता को इस तरह की भाषावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शब्दों की एक मर्यादा होनी चाहिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, परंतु जब किसी की पत्नी पर इतने सीरियस एलिगेशन लगते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए जरूर तिलमिलाए होंगे, हो सकता है उसका एक असर रहा। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बात हमारी बात तक, विश्वास तक पहुंचेगी और इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन परिस्थितियों में विचलित नहीं होना ही तो दर्शाता है कि आप कितने, ये दर्शाता है कि आप कितने मैच्योर्ड हैं। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, इत्तेफाक रखता हूं। चलिए वेद जी, बस आपसे एक आखिरी सवाल, और सवाल आगे की प्रक्रिया को लेकर थोड़ा समझना चाहेंगे कि अब कितनी जल्दी पवन खेड़ा हमको एक बार आसाम में नजर आएंगे, और अगर आसाम वो पहुंचते हैं तो गिरफ्तारी के कितने चांसेस हैं? क्या उनको कोर्ट तक जाकर कोर्ट में पहुंचने का, अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा, या फिर पुलिस उन्हें दबोच लेगी, जिस दबोचने से वो बचना चाहे थे अब तक, और कहा भी था कि हेमंता जी आपकी पुलिस को मैं अवॉइड कर रहा हूं? देखिए मुकंजय, यदि अभी पवन खेड़ा कहीं भी सरफेस हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जो आसाम पुलिस के ऊपर जो एक डंडा लगा हुआ था कि 1 हफ्ते तक आप इनको अरेस्ट नहीं करेंगे, अभी पवन खेड़ा अरेस्ट हो जाएंगे, अभी विदिन 1 सेकंड और 1 मिनट के अंदर आसाम पुलिस उनको ढूंढ के अरेस्ट कर लेगी। वो चूंकि छिपे हुए हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, तमाम हथकंडे जानते हैं, खुद भी वो वकील हैं, तो उनका अरेस्ट होना बिल्कुल लगभग तय है। जैसे ही वो कहीं भी सरफेस होंगे तो मैं समझता हूं कि हेमंत बिश्वा उसी समय अरेस्ट होंगे, और फिर और मैं और आप बैठकर फिर दोबारा इस बारे में विशेष बातें करेंगे कि अब आगे आने वाले समय में उनको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेगी। तो अगली डिबेट के लिए भी हम लोग तैयारी करते हैं कि कब अरेस्ट होने की गिरफ्तारी आती है। बिल्कुल, आपके साथ फिर जुड़ेंगे। वेद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतने मीनिंगफुल इंसाइट्स देने के लिए, जानने के लिए कानूनी दांव-पेच जो कि हमारे दर्शक हमेशा से समझना चाहते हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, फिर आपसे जुड़ेंगे जैसी कोई अपडेट मिलती है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, कंप्लीट कीजिए। आपके डिबेट तो आज ये मेरा 5वां है और अभी भी आगे 3 और है, लेकिन आपके चैनल पे डिबेट करने का गरिमा और मजा कुछ और है। कम से कम स्पष्टवादिता को यहाँ पर प्रथम स्थान मिलती है, नहीं तो और जगह गोल गोल बातें करके ही निकलना पड़ता है। और वेदभूषण जी जैसे लोग भी बिल्कुल स्पष्टवादिता से बोलते हैं, मैं इनका भी खैर मकदम करता हूँ। बिल्कुल सर, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.